हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपनी पाठशाला। मैं हर रोज़ टॉप 15 जीके के क्वेश्चन को करवाता हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम बिहार एसआई, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड होता है। आज मैं टॉप 15 पॉलिटिक्स के क्वेश्चन को लेकर आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? मैं आपको हर क्वेश्चन पर 5 सेकेंड का समय दूंगा ताकि आप सही उत्तर को चूज कर सकें। चलिए, तो इसका सही उत्तर का फ्रेंड्स ऑप्शन सी, राजनीति का निर्देशक सिद्धांत। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा गया फ्रेंड्स, ठीक है। और राजनीति का निर्देशक सिद्धांत अगर भाग पूछे तो ये भाग 4 में है। संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है फ्रेंड्स। और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश से लिया गया फ्रेंड्स? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसके सूत्रधार, प्रस्तावना के सूत्रधार भी क्वेश्चन पूछता है। प्रस्तावना के सूत्रधार कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो ये मैं अपने पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ, ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसकी कुल संख्या 6 है फ्रेंड्स मौलिक अधिकार की। और मौलिक अधिकार का बात करें तो मौलिक अधिकार के जनक या पिता के रूप में सरदार पटेल को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, राजनीति का निर्देशक सिद्धांत। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? चलिए बताइए फ्रेंड्स। चलिए, तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 6। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। विधान परिषद को राज्य का ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। विधान परिषद को राज्य का ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। और भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है फ्रेंड्स। और 6 राज्यों का नाम है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। फिर से बोल देता हूँ फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 6, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में आरटीई अधिनियम, जिसको हम शिक्षा का अधिकार कहते हैं, कब लागू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, बताइए। चलिए, तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बता दें 26 अगस्त, कब फ्रेंड्स? 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद में एक ऐतिहासिक अधिनियम पारित हुआ था, जिसे हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं या आरटीई कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। आरटीई अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। कब फ्रेंड्स? 1 अप्रैल 2010 को इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था फ्रेंड्स। और इसका लक्ष्य क्या था? शिक्षा का अधिकार लागू करने का लक्ष्य क्या था कि अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 21 के ए के तहत भारत के सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यही था इस अधिनियम का लक्ष्य कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना और अनिवार्य रूप से शिक्षा देना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? यहाँ पे अधिकतम दिया है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, बताइए। चलिए, तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 6 महीने और 6 सप्ताह। अध्यादेश के बारे में बता दें कि ऐसा कई विधेयक जो सालों पहले संसद में पेश किया गया था लेकिन अब तक उस पर कानून नहीं बन पाया है, तो राष्ट्रपति के पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास 123 अनुच्छेद के तहत, कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। लेकिन वो अधिकार इसका तभी इस्तेमाल कर सकता है जब बिल को, जो विधेयक आया है, इस बिल को संसद की मंजूरी दिलाने के लिए पर्याप्त समय न हो
और कानून बनाना अनिवार्य हो, तो ये अपना राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके लिए भी राष्ट्रपति के पास 3 शर्त होता है। क्या? पहला है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट के राय को लेकर ही अध्यादेश जारी करता है, बिना कैबिनेट के राय के अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। और दूसरा है फ्रेंड्स, संसद की अगली बैठक के 6 सप्ताह के अंदर ही उसको सामने पेश करना अनिवार्य होता है। जो विधेयक आया है उसको 6 सप्ताह के अंदर ही संसद के सामने पेश करना जरूरी होता है। और थर्ड है क्या कि अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों में से कोई भी सदन नहीं चल रहा हो। ये तीनों पॉइंट ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 6 महीने और 6 सप्ताह। अधिकतम समय पूछा है उस हिसाब से 6 महीने 6 सप्ताह। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और 1950 से लेकर 2014 तक 1950 से लेकर 2014 तक भारत में कुल 679 अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। 2014 से लेकर 1950 से लेकर 2014 तक भारत में कुल 679 अध्यादेश इतना अध्यादेश जारी हो चुका है भारत में। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, बताइए। चलिए, तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। ठीक है फ्रेंड। सुकुमार सेन 1950 में भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। और अगर वर्तमान का बात करें तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं अभी सुनील अरोड़ा। उनका आप नाम जानते हो। वर्तमान में चुनाव आयुक्त अभी कौन है? सुनील अरोड़ा इनका नाम है। और ये भारत के 23वें चुनाव आयुक्त हैं। कितने नंबर के हैं फ्रेंड्स? 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त बने हुए हैं। और चुनाव आयोग का स्थापना भी पूछता है। चुनाव आयोग का स्थापना होता है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उस राष्ट्रपति का नाम बताएं। उस संसद में एक विधेयक वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति बने थे। तो कौन से राष्ट्रपति थे जो अपना पॉकेट वीटो का प्रयोग करने के लिए पहले राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं? बताइए फ्रेंड्स। चलिए, तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने संसद में किस संशोधन को रोकने के लिए? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को रोकने के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए अपना पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था फ्रेंड्स। ये पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। किस विधेयक को रोकने के लिए? तो डाकघर संशोधन विधेयक को रोकने के लिए। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल 1982 से 87 था और भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। पॉकेट वीटो का बात करें तो पॉकेट वीटो किसी भी राष्ट्रपति को बिना किसी कार्रवाई के एक विधेयक पर उसकी शक्ति यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग करके वो उस विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए अपने पास रोक सकता है। तो ये ज्ञानी जैल सिंह पहले ऐसे राष्ट्रपति थे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? बताइए फ्रेंड्स। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? चलिए, तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। 1964 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा को भारत का पहला, याद रखिएगा, भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा जी को। ठीक है फ्रेंड्स। और यह केवल 13 दिन के लिए ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे और 13 दिन के बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री भारत के अगले प्रधानमंत्री बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया का पहला रूपरेखा माना जाता है? किस योजना को भारतीय योजना प्रक्रिया का पहला रूपरेखा किस योजना को माना जाता है? बताइए फ्रेंड्स। तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, विश्वेश्वरैया योजना।
विश्वेश्वरैया योजना, इनकी याद में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। और इनका एक किताब बहुत फेमस है, किताब का नाम है फ्रेंड्स प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। पुस्तक के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है, बताइए। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 1 जो प्रथम अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टाइम दीजिएगा इस पर। मनी बिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपको चूज करना है। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है? चलिए तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। आपको बता देते हैं मनी बिल के बारे में। धन विधेयक, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता है। राज्यसभा को धन विधेयक से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये बात तो सही बोल रहा है। धन विधेयक इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को हमेशा कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। ये भी सही बात है। इसे लोकसभा के किसी भी लोकसभा सदस्य द्वारा पेश किया जाता है? नहीं, लोकसभा में हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रस्तुत करते हैं। स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के वही धन विधेयक को लाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? ये हमेशा पूछता है। मनी बिल किस अनुच्छेद में है? तो 110। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। इसको लोकसभा का अध्यक्ष ही पेश करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के अटॉर्नी जनरल निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? थोड़ा टाइम दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, तो इसका सही उत्तर पहले हम आपको बता दें। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1, 2, 3 दोनों। ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। इनको लोकसभा में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ये सही है। लोकसभा की एक समिति के सदस्य भी होते हैं। ये भी सही है। लोकसभा में बोलने का भी इनको अधिकार है। ये भी सही है फ्रेंड्स। लेकिन लोकसभा में मतदान करने का अधिकार उनको नहीं है। अटॉर्नी जनरल लोकसभा के में भाग ले सकते हैं, वो एक सदस्य भी होते हैं, लोकसभा में बोल भी सकते हैं, लेकिन वो अपना मतदान यानी वोट नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया 1, 2, 3, ये तीनों, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स। अगर वर्तमान का बात करें तो वर्तमान में अभी 15वें अभी अटॉर्नी जनरल है। इनका नाम है फ्रेंड्स के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। ठीक है फ्रेंड्स। और ये अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के तहत भारत में नियुक्त होते हैं? तो अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 73 में। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मामला राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बताइए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको 3 सूची के बारे में बता दें। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये 3 सूचियाँ होती हैं। संघ सूची में हम लोग जिन मामलों में राष्ट्रव्यापी कानून की एक रूपता की आवश्यकता होती है वे संघ सूची में आता है। और स्थानीय या क्षेत्रीय महत्व के मामला जिस सूची में आएगा वो राज्य सूची में। तो इसमें इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पुलिस जो आता है वो राज्य सूची में आता है फ्रेंड्स। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में देशव्यापी कानून की एक रूपता अपेक्षित होती है, लेकिन वो आवश्यक नहीं है। तो इसका सही तो पुलिस जो होता है फ्रेंड्स वो स्थानीय या क्षेत्रीय महत्व के बारे में मामला में आता है। तो इस हिसाब से ये राज्य सूची में आता है पुलिस। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया? ये तो मेरा पहला ही आज का क्वेश्चन था। तो इसका सही तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आयरलैंड। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? भाग 4 में है फ्रेंड्स। और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही तो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आयरलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राजनीतिक पार्टी नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, कौन है ये चारों ऑप्शन में जो भारत का राजनीतिक पार्टी नहीं है? चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम लोग एनडीए कहते हैं। एनडीए सरकार अभी जो बीजेपी है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलियंस, ये बीजेपी की अगुवाई वाली सेंट्रल राइट राजनीतिक गठबंधन है। और बीजेपी ने एनडीए का स्थापना किया था 1998 के लोकसभा के चुनाव के लिए। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम लोग एनडीए कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय ने के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले के निर्णय में कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद बहुत प्रभावित हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही फेमस है, बहुत जगह पूछ भी चुका है। तो केशवानंद बनाम केरल राज्य मामला ये आया था 24 अप्रैल 1973 को। कब आया था फ्रेंड्स? 24 अप्रैल 1973 को मामला सामने आया था, जिसमें मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय को हारना पड़ा आखिर। और इसमें कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ था फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, 368। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉप 15 जीके का क्वेश्चन। और आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।